नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 के लिए और बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का हम जो एमसीक्यूज़ का सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, उसका जो पार्ट 3 है उसको आज हम पूरे डिटेल में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने बायोलॉजी के पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंप्लीट करवा दिया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर कराया था बायोलॉजी के, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो आज पार्ट 3 को हम शुरू करेंगे तथा पार्ट 3 में आज हम जीव विज्ञान के और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको हम क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो हैलोफाइट, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। हैलोफाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पर्यावरण किससे बनता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा जो पर्यावरण है यह तीनों घटकों से मिलकर बनता है, जीवी घटकों से, भू आकृतिक घटकों से और अजैव घटकों से, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी से मिलकर जो है हमारा पर्यावरण यानी कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वह बनता है। तो इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? और संवहनी पौधों में जो पानी होता है ऊपर किससे जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, यानी कि पौधों में जो है मतलब पौधों में जो है पानी का जो प्रवहन होता है वह किसके माध्यम से होता है? तो संवहनी पौधों में जो है पानी का जो प्रवहन होता है, मतलब पानी जो ऊपर की तरफ जाता है पूरे पौधों में जो पानी का प्रसार होता है किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम टिश्यू के माध्यम से जो है पौधों में पानी का प्रसार होता है। जिससे भी आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम फूड यानी कि पौधों में जो है भोजन का प्रसार किसके माध्यम से होता है? तो फ्लोएम टिश्यू के माध्यम से। दोनों आपको याद रखना। अगर फूड पूछे तो आपका फ्लोएम आंसर हो जाएगा, अगर पानी पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा जाइलम, यानी कि पौधों में जो पानी का प्रसार होता है वह जाइलम टिश्यू के माध्यम से होता है तथा पौधों में भोजन का जो प्रसार होता है वह फ्लोएम टिश्यू के माध्यम से होता है। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पौधे का कौन सा भाग जो है फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? यानी कि पौधे का वह कौन सा भाग है जो फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जड़, यानी कि रूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? और जीनेटिक्स निम्नलिखित में से जीनेटिक्स के अंतर्गत जो किसका अध्ययन किया जाता है? आपको बताएं कि जो जीनेटिक्स होता है और जीव विज्ञान की एक शाखा होती है जीनेटिक्स, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीनेटिक्स के अंतर्गत जो है आपको मिलेगा अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही है। जेनेटिक्स के अंतर्गत जो है आपको अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मेंडल के अनुवांशिकता का जो सिद्धांत है वह किस पर आधारित है? कि जो मेंडल था उसका जो अनुवांशिकता का सिद्धांत था यह किस पर आधारित है? तो मेंडल का जो अनुवांशिकता का सिद्धांत है यह लैंगिक जनन पर आधारित है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी लैंगिक, यहाँ पे हो जाएगा आपका लैंगिक जनन पर आधारित है आपका और मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे? भ्रूण यानी कि एम्ब्रायो किस में मिलता है? आपको बताएंगे जो भ्रूण होता है किस में मिलता है? तो भ्रूण आपको मिलेगा सीड में, यानी कि बीज में जो आपको भ्रूण देखने को मिलता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बीज में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है आपको देखने को मिलती है क्लोरोप्लास्ट में, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ पे लैंगिक जनक से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? आपको बताना है कि लैंगिक जनन से अनुवांशिक जो विचरण होता है वह कैसे होता है? तो उपयुक्त तीनों से, यानी कि जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से तथा जीन के मिश्रण से, यानी कि इन तीनों के माध्यम से जो है लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा निम्नलिखित में से कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एड्स यानी कि एड्स का सबसे पहले आपको पूरा नाम याद रखना है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम है। तथा एड्स विषाणु के लिए जो सबसे ज़्यादा उपयोगी दवाई थी उसका नाम था जीवोउडिन। तो यह जो दवा थी सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई गई थी एड्स विषाणु के लिए। तो इसे भी आप याद रखिएगा जीवोउडिन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे? किस सूक्ष्म जीव के द्वारा जो हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो हेपेटाइटिस बी की जो बीमारी आपको देखने को मिलती है वायरस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, वायरस के द्वारा जो है हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन क्रेडिट का जो दृष्टिकोण है इसमें से किसके द्वारा, मतलब इनमें से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो कार्बन क्रेडिट का जो दृष्टिकोण था यह शुरू किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल में, तो इसे भी आप याद रखिएगा। यह जो क्योटो प्रोटोकॉल था यह जो आपका ग्लोबल वार्मिंग था उसको कम करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के लिए जो है क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा यह 1997 में आयोजित किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, तथा इसमें जो है कार्बन क्रेडिट की अवधारणा जो है प्रस्तुत की गई थी, इसे भी आप याद रखिएगा। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। वही अगर हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए आप याद रखिएगा, ओजोन लेयर यहाँ पे होगा, तो ओजोन लेयर को संरक्षित करने के लिए जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था, इससे भी आप याद रखिएगा। यह जो मॉन्ट्रियल शहर है आपको मिलेगा कनाडा में, तथा इसी शहर में जो है ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो है एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था मॉन्ट्रियल में, जिसे आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम अर्थ समिट की बात करें तो यह भी आपका पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है, पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए जो है अर्थ समिट का आयोजन किया गया था 1992 ईस्वी में। कहाँ पे? तो ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, जिसे आप याद रखिएगा, ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, यहीं पर जो है 1992 ईस्वी में जो है अर्थ समिट का आयोजन किया गया था, जो है पर्यावरण प्रदूषण के मुद्दे पर जो है बात करने के लिए, जिसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तो तीनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा जो होता है इसमें जल का कितना प्रतिशत होता है? तो प्लाज्मा में जल का टोटल 90% होता है, आप याद रखिएगा। प्लाज्मा में जो है 90% जल पाया जाता है, जिससे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो एक कार्यशील यानी कि जो वर्किंग वीमेन होती है उसको जो है एक दिन में कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो 45 ग्राम प्रोटीन एक वर्किंग महिला को लेनी चाहिए पूरे दिन में, जिससे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो तिलचट्टा होता है यह अपनी त्वचा से सांस लेता है, जिससे आप याद रखिएगा, जो तिलचट्टा होता है यह अपनी त्वचा से सांस लेता है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या है, रक्त मतलब क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रक्त होता है एक प्रकार का संयोजी ऊतक, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। जो हमारा रक्त होता है यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, तथा रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, तो इसे भी आप याद रखिएगा, रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, और मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो लसिका जो कोशिकाएं होती हैं कहाँ पे बनती हैं? तो दीर्घ अस्थि में, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही, दीर्घ अस्थि में जो है लसिका कोशिकाएं बनती हैं, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही, दीर्घ अस्थि। अगला प्रश्न है, आपको यहाँ पे मिलान करना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो आइए देख लेते हैं। तो विटामिन डी के कारण जो है रिकेट्स नामक बीमारी होती है, बिल्कुल सही है। विटामिन ए के कारण रतौंधी होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन सी के कारण स्कर्वी नामक बीमारी होती है, भी बिल्कुल सही है। तथा विटामिन बी के कारण जो है यहाँ पे बेरी बेरी नामक रोग होता है, न कि बालों का झड़ना। तो विटामिन जो बी है यह सही सुमिलित नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बेरी बेरी नामक जो रोग होता है विटामिन बी की कमी से होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे, मसूसूदनी यानी कि इंसुलिन का जो अंतस्राव होता है, मतलब अंतस्राव किसके द्वारा होता है, कहाँ पे होता है? तो इंसुलिन का जो अंतस्राव है यहाँ पे आप याद रखिएगा पेप्टाइड में, कहाँ पे? पेप्टाइड में जो है आपका अंतस्राव होता है इंसुलिन का, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्कर्वी रोग के इलाज के लिए उपयोगी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो स्कर्वी रोग मैंने आपको बताया था विटामिन सी की कमी के कारण होता है, तो तब विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है आंवला, यानी कि स्कर्वी रोग के इलाज के लिए सबसे जो उपयोगी और चीज़ है वो है आंवला, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, और प्रशीतन यानी कि रेफ्रिजरेशन में जो है खाद्य प्रसंस्करण में मदद, मतलब जो प्रशीतन होता है यह किस प्रकार से खाद्य प्रसंस्करण में मदद करता है? तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके जो है जो प्रशीतन होता है यह खाद्य प्रसंस्करण में मदद करता है, तो इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, और निम्नलिखित में से किसका जो निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो इसमें से जो विटामिन ए होता है इसका निर्माण जो है मानव शरीर में नहीं होता है, तो इससे आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, विटामिन ए का जो निर्माण होता है यह मानव शरीर में नहीं होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे, मनुष्यों के अंगों में से कौन सा एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक प्रभावित होता है? यानी कि
मनुष्य का वह कौन सा अंग है जो हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो हमारा जो आँख का एरिया होता है, हमारी जो आँख होती है, यह हानिकारक और विकिरणों से सर्वाधिक प्रभावित होती है, तो आँख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एड्स किससे होता है? तो वायरस से होता है, इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही, वायरस से जो है आपका एड्स नामक बीमारी होती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, और एनोस्मिया किसे कहते हैं? एनोस्मिया मतलब में क्या होता है? तो सूंघने की क्षमता जब किसी मनुष्य की कम हो जाती है उसको हम कहते हैं एनेस्मिया, यानी कि घ्राण संवेदना की कमी को, यानी कि सूंघने की जो क्षमता में कमी आती है उसको हम एनोस्मिया के नाम से जानते हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आँख के रेटिना की जो परंपरागत कैमरा, मतलब आप बताइए यहाँ पे आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? यानी कि जो एक परंपरागत कैमरा होता है उसके किस हिस्से से तुलना जो है हमारे आँख की रेटिना की जा सकती है? तो आप याद देखिएगा, जो परंपरागत कैमरा का हिस्सा होता है फिल्म का, यानी कि फिल्म का, उसकी तुलना जो है आपकी रेटिना से की जाती है, जिसे आप याद देखिएगा। तथा आप याद देखिए, जो हमारी आँख होती है, जब हम आँख को डोनेट करते हैं तो आँख का कौन सा एरिया डोनेट किया जाता है? तो कॉर्निया, आँख का जो कॉर्निया वाला पार्ट होता है यह डोनेट किया जाता है, इससे आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या कह रहा है, मच्छरों के नियंत्रण के लिए प्रयोग की जाने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैम्बूसिया। तो आप याद रखिएगा, मच्छरों के नियंत्रण के लिए जो है प्रयोग की जाने वाली जो कीटभक्षी मछली वो होती है गैम्बूसिया, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथाम्बिन का संबंध, यानी कि प्रोथाम्बिन का जो संबंध है निम्नलिखित में से किससे है? तो आप याद रखिएगा, ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि रक्त के जमाव से संबंधित होता है आपका प्रोथाम्बिन, तो इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। प्रोथाम्बिन का जो संबंध है ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त जमाव से, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कौन सा है, और एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, यानी कि एमनियोसेंटोसिस के अंतर्गत जो है क्या पता किया जाता है? तो इसके अंतर्गत पता किया जाता है, आप याद रखिएगा, भ्रूण के लिंग को, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, भ्रूण के लिंग को। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, बोन मैरो परीक्षण जो होता है, जो बीएमडी टेस्ट होता है, जो बोन मैरो परीक्षण होता है, यह किसके पहचान के लिए किया जाता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस की, यानी कि हड्डियों के परीक्षण, हड्डियों की पहचान के लिए जो है आपका बोन मैरो डेंसिटी वाला जो परीक्षण होता है वह बीएमडी परीक्षण जो होता है वह किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए, यानी कि हड्डियों से संबंधित होता है यह परीक्षण, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो यह जो तीसरा पार्ट था एमसीक्यूज का, आई होप आपको पसंद आएगा। तो कल हम फिर मिलेंगे बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।